साथियों नमस्कार। साथियों मैं राजेश पांचाल आज 10 जून 2020 को आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और आपको पता है कि मैं जब भी आप लोगों के बीच में आता हूँ तो किसी अहम जानकारी के लिए आता हूँ। कुछ अहम जानकारी आपको देनी है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों के बीच में सच्चाई नहीं पहुंचेगी तब तक ठग लोग आपको बरगलाने की कोशिश करते रहेंगे और आप लोगों को ठगते रहेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पहले भी एक बार आपसे वादा किया था कि मैं राजेश पांचाल सच की राह पर चलने वाला इंसान हूँ और सच की राह पर ही चलूँगा, चाहे उसमें कितनी भी अड़चने आए, कोई कुछ भी उल्टा सीधा कहता रहे, परंतु ना मैं सच की राह से डिगा हूँ और ना डिगूंगा। साथियों, लगभग 1-1.25 महीने पहले मैंने आपसे एक वादा किया था, वो वादा भी आज पूरा करना है और कुछ खास बातें आपको बतानी है। मैं आपके साथ आज 4 चीज़ों पे चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि कुछ मूर्ख लोग ये चिल्ला रहे हैं कि संजय भाटी जी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो गई है, यानी कि बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो गई है। इस विषय पर बात करेंगे। दूसरा, जो ईडी की कार्रवाई चल रही है मेरठ आदि शहरों में, उस विषय में आपसे बात करेंगे। तीसरा, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के बारे में आपसे बात करेंगे। और चौथा, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के बारे में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ न गंवाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि उसका कारण ये है कि मैं जब भी आपके बीच में आता हूं तो एविडेंस के बेस पर बात करता हूं। मैं आपको एविडेंसेस दिखाऊंगा और एविडेंस के बेस पे बात करूंगा, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। लेकिन यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप ऐसी बहुत सारी सच्चाई जान पाएंगे जो शायद आज से पहले आपको ना पता हो। इसलिए आपसे मैं ये विनती करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और क्योंकि ये चैनल सच की राह पर चलने वाला ही चैनल है, सच्चाई बताने वाला ही चैनल है, इसलिए सच्ची बातें जानने के लिए, सच्ची खबरें जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल वाले बटन को प्रेस करें। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा कि संजय भाटी जी की रिट पिटीशन, जिसको लोग बेल एप्लीकेशन भी बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो गई है। साथियों, आज मैं आपको वो पूरी की पूरी
रिट पिटीशन आपके सामने दिखाऊंगा, उसको खोल के पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बिना किसी सबूत के कुछ भी उल्टा सीधा कहते हैं। आपको जानना ज़रूरी है कि वास्तव में वो एप्लीकेशन क्या थी, वो आपके फ़ायदे की थी या आपके नुकसान की थी, ये आप ही केवल डिसाइड कर पाएंगे। तो साथियों, मैं आपको वो रिट पिटीशन दिखाता हूँ। आज तो बल्कि 10 लग गई है, 10 जून हो गई है, तो वो 8 तारीख को रिजेक्ट हुई थी। क्योंकि अभी जो समय है वो रात का 1:10 हो चुका है, तो इस नाते अगर मैं कहूँ तो वो परसों रिजेक्ट हुई थी। मैं आपको रिट पिटीशन दिखाता हूँ दोस्तों, और उसका एक एक अक्षर आप खुद पढ़ना, और मुझे यकीन है कि आप उस मूर्ख व्यक्ति की तरह 7वीं पास नहीं होंगे। आप उस रिट पिटीशन को समझ पाएंगे और ये जान पाएंगे कि वो आपके फ़ायदे की थी या नुकसान की थी। ये डिसीज़न आप ही लोगों का होना चाहिए, लेकिन उसको दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा मैंने आपसे एक वादा किया था पहले कि मैं आपको वो प्रूफ दिखाऊंगा जो संजय भाटी जी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है, लिख के दिया हुआ है कि वो सभी का पैसा देना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले वो रिट पिटीशन दिखाता हूँ जो कि संजय भाटी जी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। इसमें दोस्तों मैं आपसे कुछ चीज़ें छुपाऊंगा, जैसे किसी का नाम हुआ या कोई भी आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हुई, किसी का मोबाइल नंबर हुआ, किसी का नाम हुआ, वो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर छुपाऊंगा। बाकी सब कुछ आपके सामने खुला रहेगा। इन द मैटर ऑफ संजय भाटी पिटिशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रेस्पोंडेंट्स, ठीक है जी। एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल सप्लीमेंट एफिडेविट, supplemental affidavit, advocate for applicant Arjun Singh Bhati in the Supreme Court of India in the matter of Sanjay Bhati। इसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल सप्लीमेंट एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, 5 से 14, न्यू दिल्ली। Application for permission to file supplemental affidavit, most respectfully Shweet, that the applicant is the petitioner in the captioned writ petition. The contents of the writ petition and its accompanying annexures may be read as part and parcel of the instant application, as the same are not being repeated herein for the sake of brevity and to avoid prolixity. That the present application is being filed by the applicant in order to seek permission of the Honorable Court to place on record a supplemental affidavit in order to bring on record certain crucial facts, circumstances, and pleadings which are just and efficacious for adjudication of the captioned writ petition, that the present application is being filed in the bona fide manner and in interest of justice. Prayer. In the aforesaid facts and circumstances, it is most respectfully prayed that this honorable court may kindly be pleased to permit the applicant to place on record supplemental affidavit, pass such other or further orders as this honorable court may deem fit in the facts and circumstances of the instant case, and for this act of kindness the applicant is duty bound shall ever pray। 10/4 को 10 अप्रैल 2020 को ये एप्लीकेशन लगाई गई थी।
अच्छा जी, यहाँ से है रिट पिटीशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इन द मैटर ऑफ संजय भाटी पिटिशनर यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रेस्पोनेंट्स हैं। यहाँ से शुरू है सर, ठीक है जी। एफिडेविट है इसमें। आई, यहाँ पे नाम लिखा था सन ऑफ श्री, ये एज अबाउट 28 ईयर, रेजिडेंट ऑफ, ये एड्रेस लिखा था। डू हियर बाई सोलमनी फॉर्म एंड स्टेट अंडर, देखिए मैंने आपसे कहा था नाम और एड्रेस वगैरह मैं छुपा लूँगा। दैट आई एम द पैरोकार of the applicant in the present case, the applicant and thus related to him. I am aware of the facts and circumstances of the present case and am competent and authorized to depose by way of this affidavit on behalf of the applicant. ये main writ है। I say that I have gone through the contents of the accompanying application and I say that the same are true and correct of the best of my knowledge based on the records of the case and instructions received from the। साथियों इसमें आपको ध्यान से सुनना है कि उन्होंने बेल शब्द कहाँ यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है, बेल का वहाँ क्या मतलब है, कैसे है, ठीक है। बेल उन्होंने मांगी है कि नहीं मांगी है, और उन्होंने मांगा है तो क्या मांगा है, उन्होंने मांगा है अपने लिए मांगा है या इन्वेस्टर्स के लिए मांगा है, ये आपको ध्यान से सुनना है। जहाँ हिंदी करने की ज़रूरत होगी मैं हिंदी में भी बताऊंगा उसको, लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है जिसको हिंदी में बताया जाए। Records of the case and instructions received from the applicant, the annexures to the application are true copies of the respective originals। deponent के साइन है ये जो पैरोकार हैं। वेरिफिकेशन वेरीफाइड एट दिल्ली ऑन दी 10th April 2020 that the contents of the above affidavit are true and correct, no part of, ये कुछ नहीं है, ठीक है जी। यहाँ से शुरू करते हैं। सप्लीमेंटल एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर, ये नाम लिखा था, एज 28 ईयर, रेजिडेंट ऑफ एड्रेस, डू हियर बाय सोलमनी अफर्म दैट दी आई एम पैरोकार ऑफ द पिटिशनर इन द प्रेजेंट केस, आई एम द पिटिशनर एंड दस रिलेटेड टू हिम। ये मैंने आपके लिए सारी रिट पिटीशन प्लस जो एफिडेविट्स लगाए हैं, जो सप्लीमेंटल लगाए हैं, जो भी कुछ लगाया है सारा लेके आया हूँ मैं आपके लिए टोटल। I am aware of the facts and circumstances of the present case as per the information received from the petitioner and I am competent and authorized to depose by way of supplemental affidavit on behalf of the petitioner that I am filing the present supplemental affidavit in order to place, record certain important facts, circumstances and pleadings which are crucial in facts। ये सेम है जो अभी ऊपर पढ़ा था। तीसरा पॉइंट, that the complainants in the subject FIR are either partners, agents of Garvit Innovative Promoters Limited, hereinafter referred to as GIPL, or the company। ठीक है जी, यहाँ पर मतलब के जो कंप्लेनेंट्स हैं वो गर्वित इनोवेटिव के या तो पार्टनर थे या एजेंट थे, ठीक है जी। और यहाँ पर उसके बाद GIPL या कंपनी के नाम से उनको जाना जाएगा। एट द टाइम व्हेन द कंप्लेनेंट्स partnered with the company, they were well aware that the business of the petitioner was a novel startup and therefore it entailed reasonable risks and pitfalls like any other startup. However, the partners agents still choose to partner with the company upon a careful cost benefit analysis of the business model of the company। इसमें ये कहा गया है कि जो भी लोग इस कंपनी के साथ जुड़े उन्हें पता था कि नया शुरू किया गया काम है और इसके अंदर कुछ रिस्क्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो किसी भी नए काम में इन्वॉल्व रहते हैं, और अपना कॉस्ट बेनिफिट यानी कि रुपए पैसे से संबंधित जो उनको फ़ायदे होने वाले थे उनका एनालिसिस करके इस कंपनी के साथ जुड़े थे। नो ऑब्जेक्शन was ever raised by any partner agent at any time point of time, यानी कि इस बेनिफिट से रिलेटेड जो उनको मिलता था
उससे रिलेटेड कभी भी किसी ने भी कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था। ये बात सही है कि जब बेनिफिट मिल रहा था, जब पैसा मिल रहा था, तो किसी ने भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, कुछ भी इसमें झूठ नहीं लिखा हुआ है। 4 नंबर पॉइंट है दैट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सच पार्टनर्स एजेंट्स ऑफ द कंपनी केप्ट ऑन रिसीविंग देयर एश्योर्ड रिटर्न एज पर देयर एग्रीमेंट्स till the time the petitioner was director, chairman cum managing director of GIPL till 18/11/2018। इसमें उन्होंने कहा है कि जो पार्टनर्स थे या एजेंट्स थे उन सबको तब तक उनका एश्योर्ड रिटर्न यानी कि पैसा वापस मिलता रहा जब तक कि पेटिशनर यानी कि एप्लीकेशन लिखने वाला उस कंपनी में डायरेक्टर था या चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर था उस कंपनी का 18/11/2018 तक। इसमें भी कुछ गलत नहीं है कि जो पेमेंट्स आई हमारे को नवंबर तक आई थी, उसके बाद में पेमेंट्स आनी बंद हो गई थी। दैट द पिटिशनर हैड रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज ही वाज प्लानिंग टू कॉन्टेस्ट द पार्लियामेंट्री इलेक्शन फ्रॉम द गौतम बुद्ध नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन उत्तर प्रदेश। ही हैड ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज लोकसभा प्रभारी फॉर डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर बाय द बहुजन समाज पार्टी। इसमें भी कुछ गलत नहीं है कि इसमें ये बोला गया है कि उन्होंने कंपनी के हित में रिज़ाइन किया क्योंकि वो खुद बहुजन समाज पार्टी से गौतम बुद्ध नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। हर एक चीज़ मैं आपको पढ़ के समझा के बताऊंगा दोस्तों। आपको सिर्फ ये बताना है मेरे को अंत में कि उन्होंने बेल कहाँ मांगी हुई है। In the meantime, the political rivals of the petitioner also started spreading rumors against the petitioner and the company, as a result of which people stopped investing in the company। इसमें ये कहा है कि जब वो इलेक्शन लड़ने चले गए तो उनके कुछ दुश्मन, कुछ राइवल्स जो हैं, उन्होंने पिटिशनर के खिलाफ में कुछ अफवाहें उड़ानी चालू कर दी, जिसकी वजह से लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। Later on, the company failed to pay the assured returns to some of the partners as the business model of the company failed due to some technical glitches and various other reasons which were beyond the control of the company and its director and office bearers. For instance, the laws regulating commercial fuel bikes were changing rapidly. Some levies, taxes related thereto were also increased due to concerns regarding pollution. Fuel bikes were being demotivated, and in places like Delhi, and fuel bikes could not be run as taxi. Most of the said changes were introduced towards the last quarter of 2018 as a result of the collapse of the business of the company Italia. Because of the aforementioned reasons, the assured returns which were to be paid to the partner agents could not be paid by the company to some of them। इसमें दोस्तों ये लिखा है कि बाद में कंपनी लोगों को पैसा नहीं दे पाई, किन्हीं टेक्निकल कारणों से, क्योंकि उस समय जो कि डायरेक्टर थे या ऑफिस में काम करने वाले थे उनके कंट्रोल से बाहर था, क्योंकि उस समय पर पेट्रोल बाइक्स को गवर्नमेंट के द्वारा डिमोटिवेट किया जा रहा था, उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक बाइक्स को जो है प्रमोट किया जा रहा था। इस वजह से कंपनी उन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल था वो कोलैप्स हो गया और एश्योर्ड रिटर्न्स जो हैं लोगों को मिलने बंद हो गए। That due to failure of the company to pay assured returns to some its partner agents, dispute arose between the company and those partners agents of the company. Although the said disputes between the company and its partner agents were purely civil in nature, some partners agents started resorting to an abuse of the process of law by individually filing separate FIRs against the company and its director, office bearers, including the appellant here, essentially to seek recovery of their balance money from the company. Such misuse of state machinery by the partners agents of the company for their oblique motive is highly deplorable। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि जब कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो लोग जो है
एफआईआर कराने लगे, जबकि ये मैटर जो है वो पैसे का बनता है। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि ये सिविल मैटर है। मैं पूनम कालिया एडवोकेट को भी मैंने बोला था कि सिविल केस करना पड़ेगा, जो कि 1 साल गुजरने के बाद कुछ मूर्खों को समझ में आया कि सिविल मैटर है और सिविल रिट उन्होंने दाखिल की। यही इन्होंने कहा है कि सिविल नेचर के केस को दूसरी तरीके से पेश किया गया। That some of the FIRs which have been registered against the company, its office bearer and petitioner have been registered by people who were never even associated with the company and who did not pay any money to the company. Some other FIRs, मतलब कुछ ऐसे भी लोगों ने FIR कराई जिन्होंने कभी एक पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं किया था। Some other FIRs have been registered by some partners after receiving their money and dividends from the company. कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने FIR करवाई जिन्होंने अपना पैसा वापस पा लिया था। Yet another set of complaints gave multiple complaints against the company, its office bearers and petitioner to different agencies, police stations, मतलब अलग अलग एजेंसियों में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये FIRs करवाई। Yet another set of complaints were those partners who had not only received their full and final settlement amounts from the company but had also taken bikes from the company. The aforesaid facts show that the complainants acted in utmost malified manner in order to fulfill their oblique motives. यानी कि इसमें ये लास्ट में कहा गया है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना फुल एंड फाइनल का सेटलमेंट का पैसा भी ले लिया, बाइक्स भी ले ली, फिर भी FIR कराई और गलत लॉज का सहारा, मतलब लॉज का गलत सहारा लेते हुए और अपने गलत नीयत को, बुरी नीयत को फुलफिल करने के लिए भी FIRs कुछ लोगों ने करवाई। एक एक चीज़ पढ़ के सुनाऊंगा मैं दोस्तों आपको। दैट फॉर द इंस्टेंस इन केस नंबर, मैं FIR नंबर है, इसमें नाम नहीं लूँगा मैं, जो दादरी में हुई थी, चार्जशीट दाखिल हुई, ये उसमें धाराएं लगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर में एक कॉग्निजेंस लिया, ठीक है जी। क्लेम टू हैव बीन पेड, ये ठीक है। बैलेंस अमाउंट ऑल्सो स्टूड डिपॉजिट बाय द पिटिशनर, यानी कि पूरा पैसा देने के बाद भी और जो बाकी पैसा वो भी मतलब इसमें कहा गया है ऑलरेडी हैव बीन रीपेड, यानी कि कुछ लोगों को पैसा वापस भी किया गया फिर भी FIR कराई। द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लर्नड CGM whereby cognizance was taken, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ FIRs की कुछ पिटीशन लगाई गई इन व्यू ऑफ द बोनाफाइड ऑफ द पिटिशनर विच वाज एविडेंट फ्रॉम द, मतलब said petition further please to direct no coercive steps to be, यानी कि कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया कि इसके ऊपर कोई कोरसिव स्टेप्स नहीं लिए जाएं, ठीक है जी। आपको ये ढूंढना है इसमें बेल कहाँ मांगी गई है, ठीक है। दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी वाज ए बोनाफाइड वन, ऑल द ट्रांजैक्शन वर डन थ्रू बैंकिंग चैनल्स, that it is respectfully submitted that all the aforesaid FIRs registered in the state of UP and other states have been registered with respect of to offence alleged to have been committed during the course of transaction of the same business relating to bike boat, यानी कि बहुत सारी FIR यूपी में दर्ज करवाई गई, उनके अलावा अलग अलग स्टेट्स में भी दर्ज करवाई गई, जो कि सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि सेम नेचर ऑफ केस है, सेम चीज़ें हैं, सेम सब कुछ है। बाइक बोट से जो ट्रांजैक्शन हुई उसके रिलेटेड में अलग अलग स्टेट्स में FIR करवाई गई। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट FIR बीइंग केस क्राइम नंबर इतना दादरी गौतम बुद्ध नगर, ऑल द सब्सिक्वेंट कंप्लेंट
ought to have been treated as statement ये carried out in the first it is no longer resting res integra that there can't be fresh investigation or receipt of every subsequent information of the commission of the cognizable offence resulting from the same transaction, that due to multitude of FIRs registered in various states it is not humanly possible for the petitioner to defend। ये पढ़ने वाला पॉइंट है दोस्तों, 11 नंबर पॉइंट है। दैट ड्यू टू मल्टीट्यूड ऑफ FIRs registered in various states it is not humanly possible for the petitioner to defend himself in all those FIRs in accordance with law। Moreover, registration of multiple FIRs with respect to the transaction of the same business merely because there are several complaints is not only against the interest of justice but also place an unnecessary and unusually large burden on the criminal justice delivery system। अब तक इसमें यह कहा गया दोस्तों कि अलग अलग स्टेट्स में जो FIR हुई हैं, अलग अलग स्टेट्स में होने के कारण एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह पर केस की सुनवाई के दौरान अपने आप को पेश करके उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके, और इसी कारण से अलग अलग जगह पर सेम केस होने के कारण जुडिशरी सिस्टम यानी कि हमारी अदालतों के ऊपर भी बर्डन पड़ता है, क्योंकि केस एक ही तरह का है और मान लीजिए 500 जगह लड़ा जाएगा तो वो 500 जगह पर होने की वजह से जुडिशरी सिस्टम पर, हमारी अदालतों पर भी बोझ पड़ता है। Also a result of the same, the personal liberty of the petitioner is gravely prejudiced in as much as he has to seek multiple bails in multiple FIRs। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेल शब्द आया है, अब इसको ढंग से पढ़ना है। ऑल्सो एज ए रिजल्ट ऑफ द सेम, यानी कि ये सब होने के कारण कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मुकदमे हैं, द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पिटिशनर इज ग्रेवली प्रीजुडिसाइड, यानी कि जो पिटिशनर है उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, यानी कि जो उसका फंडामेंटल राइट है, जो एक किस्म से जो उसकी एक हक बनता है, वो भी कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। क्योंकि एक तरह के केस हैं, एक तरह का सब कुछ है, तो अगर उसको बेल भी लेनी पड़ती है तो मल्टीपल FIRs में लेनी पड़ती है, अलग अलग जगह पर लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर बेल मिलती है तो he also then has to furnish separate sureties and bail amounts which will be exorbitant। यानी कि मान लीजिए अलग अलग जगह पर बेल ली जाएगी तो अलग अलग जगह पर श्योरिटी अमाउंट्स देने पड़ेंगे, और जो कि एक मतलब किसी को परेशान करने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर बेल नहीं मांगी गई है, ये कहा गया है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग केसेस हैं, इसलिए उसको लड़ने में भी दिक्कत होगी और जुडिशरी सिस्टम पे भी दबाव बना रहेगा कि भाई जगह जगह पर केस होने की वजह से उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा, और पिटिशनर के ऊपर भी बोझ पड़ेगा कि अगर उसको कल को बेल मांगनी है तो उसको भी अलग अलग जगह से बेल मांगनी पड़ेगी। यानी कि ये बताना कि अलग अलग स्टेट्स में केसेस होने की वजह से न तो केस ढंग से लड़े जा सकते हैं और जुडिशरी सिस्टम पे भी दबाव रहेगा, और अगर कल को बेल मांगते हैं तो बेल मांगने वाले के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। लेकिन बेल मांगी नहीं गई है अभी तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
even if the petitioner is able to secure bail in multiple FIRs। यानी कि अगर पिटिशनर अलग अलग जगह पर बेल लेने में कामयाब भी हो जाता है, he would still have to face multiple trials and proceedings at multiple courts right up to this honorable court। यानी कि अगर पिटिशनर, अगर ये एप्लीकेशन लिखने वाला अलग अलग स्टेट्स में बेल ले भी लेता है, तो भी उसको अलग अलग स्टेट्स में केस लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, वो भी लास्ट में इस सुप्रीम कोर्ट तक ही पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में मान लीजिए पिटिशनर हार जाते हैं तो वो हाई कोर्ट में अपील कर देंगे, अगर कंप्लेनेंट हार जाते हैं तो वो हाई कोर्ट में अपील कर देंगे। तो कुल मिला के ये मुकदमा पहुंचना तो सुप्रीम कोर्ट तक ही है, जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है अप टू दिस हॉनरेबल कोर्ट, यानी कि मामला तो यहीं तक ही पहुंचना है, हाई कोर्ट तक ही, सुप्रीम कोर्ट तक ही। ठीक है जी, मतलब अगर अलग अलग स्टेट्स में लड़ा भी जाएगा तो भी अंत में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचना है, चाहे वो इन्वेस्टर्स की तरफ से पहुंचे या कंपनी की तरफ से पहुंचे। मोरोवर द पिटिशनर, अच्छा दोस्तों अभी तक भी बेल नहीं मांगी गई है। मोरोवर द पिटिशनर विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन practically defending the same allegations in multiple FIRs, as the documents, witness and evidence would be common in almost all the FIR। यानी कि ये कहा गया है कि अगर अलग अलग जगह पर ये केस लड़ा जाता है तो उससे समय की बर्बादी है, रिसोर्सेज की बर्बादी है, क्योंकि सभी केसेस में गवाह भी वही हैं सेम, डॉक्यूमेंट्स भी वही हैं सेम, एविडेंसेस मतलब सबूत भी वही हैं सेम। ठीक है जी, ऑलमोस्ट ऑल दी FIRs मतलब सभी FIRs में सबूत भी वही हैं, गवाह भी वही हैं, डॉक्यूमेंट्स भी वही हैं, सब कुछ सेम ही है। इट वुड टेक सेवरल ईयर्स एंड सेवरल प्रोसीडिंग्स एट मल्टीपल कोर्ट्स, यानी कि ये मुकदमा सुलझते सुलझते सालों निकल जाएंगे। दोस्तों समझना बात को, ये आपके फायदे की बात है या आपके नुकसान की बात है जो इसमें कहा गया है कि अगर अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये केस लड़े जाएंगे तो सालों साल निकल जाएंगे, लेकिन सब कुछ सेम है सभी FIRs में। ठीक है जी, बिफोर द ट्रायल can even commence in the aforesaid multiple FIRs। Even if the trial commence, it would take several years for it to conclude due to sheer multiplicity and duplication of the document, witness and evidence. Such a course of action constitutes material infringement on the petitioner's fundamental rights as enshrined and guaranteed under Article, मतलब ये कहा गया है इसमें कि संविधान सभी को ये हक देता है कि एक ही तरह के केस मल्टीपल जगह पर न चला करके एक जगह चलाए जाएं ताकि उस केस को लड़ने में आसानी हो। दिस वुड ऑल्सो बी कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ स्पीडी expeditious disposal of the cases as laid down by this honorable court। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी केस की बहुत जल्दी उसका फैसला आ जाए, ये अधिकार दिया है इसी कोर्ट ने भारतीय लोगों को जो इस संविधान को मानते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ये कहा गया है दोस्तों कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसमें वही बात कही गई है कि
जल्दी जितना लोगों को न्याय मिले उतना अच्छा है। इसमें एक अथॉरिटी दी गई है, एक केस का हवाला दिया गया था जो मैंने छुपा दिया है, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये लोगों का अधिकार है कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। wherein it was held that every under trial has a right to speedy and expeditious trial, and any undue delay in trial is violative of the fundamental rights of the accused person। और दोस्तों, केस लंबा चलने के कारण ये कंप्लेनेंट एंड एक्यूज्ड दोनों के ही फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। देर से न्याय मिलना दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, ये कहा गया है। विच आर इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन, यानी कि हमारा जो देश का संविधान है वो अंडर आर्टिकल 21 ये हिंदुस्तानी जनता को ये अधिकार देता है कि स्पीडी मतलब जल्द से जल्द न्याय मिलना उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। द पिटिशनर herein is forced to contest multiple litigations at multiple places, परंतु यहाँ पर पिटिशनर को मजबूर किया जा रहा है अलग अलग जगह पर केसेस को लड़ने के लिए, मल्टीपल प्लेसेस पर, ऑल ऑफ विच ही हैज टू डू वाइल बीइंग इन कस्टडी, और ये भी उसको तब करना पड़ रहा है मजबूरी में जबकि वो जेल कस्टडी के अंदर है। बाहर हो तो भी 10 जगह लड़ सकता है, लेकिन अंदर से ही उसको 10 जगह लड़ना पड़ रहा है, ऐसा इसमें बोला गया है। विच रेंडर्स हिज चांसेस ऑफ इफेक्टिवली डिफेंडिंग हिमसेल्फ नेग्लिजिबल, यानी कि इस कारण से उसको केस को डिफेंड करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कहीं बेल मांगी हो तो मुझे बताना प्लीज़। और इसमें आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं या आपके नुकसान की चीज़ें हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि इस केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जल्द न्याय मिलना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? दैट इट इज़ इन अफोरसेड peculiar facts and circumstances that the petitioner has preferred the captioned writ petition before this honorable court, thereby praying that all the aforesaid FIRs may be transferred to one place, and that all the FIRs may be investigated by SIT already constituted by the state of UP or by any other agency as may be deemed fit by this honorable court, so that criminal action against the petitioner can proceed at one place। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि पेटिशनर यानी कि ये एप्लीकेशन लिखने वाला ये इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता है कि सभी FIRs को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए, सभी केसेस को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए और उसकी जांच या तो SIT को जो ऑलरेडी यूपी उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई गई है SIT, या तो उसको जांच सौंप दी जाए या किसी और एजेंसी को जो भी सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उचित लगे उस एजेंसी को ये जांच सौंप दी जाए। यानी कि इनका ये कहना है कि सभी केसेस को इकट्ठा करके एक जगह पर ले आया जाए और उसकी जांच या तो SIT जो पहले से बनी हुई है या कोई भी एक एजेंसी जो कोर्ट को ठीक लगे उसको ये जांच सौंप दी जाए, so that he can effectively defend himself, ताकि पेटिशनर भी इस केस को सही प्रकार से लड़ सके। द पिटिशनर हैज ऑल्सो मेड सर्टन प्रेयर्स, और पेटिशनर ने पहले भी कई प्रेयर की हैं इन द रिट पिटिशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट
लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। दोस्तों ध्यान से सुनना, द petitioner has also made certain prayers in the writ petition in order to facilitate liquidation of assets of the company and settlement of dues of the partners, agents who are the complainants and the said FIRs। यानी कि petitioner ने ये रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि वो एसेट्स को लिक्विडेट करके उन लोगों को उनका पैसा जल्द से जल्द वापस कर दे। ठीक है दोस्तों, द अफोरसेड इश्यूज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी, मतलब जो कंप्लेनेंट्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट की है कंपनी ने कि उनको जल्दी न्याय मिलना चाहिए, उनको जल्दी पैसा मिलना चाहिए। ठीक है जी, द अफोरसेड इश्यूज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड in the caption writ petition preferred by the petitioner। ठीक है जी, मतलब इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कंप्लेनेंट्स को जल्दी से जल्दी उनका पैसा मिल सके, चाहे वो एसेट्स को लिक्विडेट करके मिल सके, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिल सके उनको जल्द से जल्द। दैट एज हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द रिट पिटीशन, that petitioner is ready and willing to negotiate with all the complainants who have lost the said FIRs so that no undue loss is caused to any of those complainants. It is with the said intention that in the writ petition the petitioner has also prayed that the agencies so nominated by this honorable court may cause to be prepared a statement of amount paid by all the complainants to the company and facilitate the petitioner to take steps to negotiate and clear all such dues of the individual complainant to the extent possible. The petitioner has also prayed that the agencies so nominated may liquidate the assets of the company and distribute the proceeds amongst the कंप्लेनेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। दोस्तों बहुत काम का पॉइंट है ये कि दैट एज हैज ऑलरेडी बीन मेंशन इन द रिट पिटीशन, यानी कि पहले ही कहा जा चुका है कि पिटीशनर जो है वो लोगों को पैसा लौटाना चाहता है, और चाहे तो वो एजेंसी एसेट्स को लिक्विडेट करके पैसा दे दे। ठीक है जी, इट इज विद द सेड इंटेंशन दैट द रिट पिटीशन द पिटिशनर हैज आल्सो प्रेड दैट द एजेंसी सो नॉमिनेटेड बाय दिस ऑनरेबल, यानी कि जो भी एजेंसी ये कोर्ट डिसाइड करेगी वो लोगों का पैसा जल्द से जल्द वापस कर दे और कंपनी को मदद करे, कंप्लेंट्स टू द कंपनी एंड फैसिलिटेट द पेटिशनर, यानी कि पेटिशनर को यानी कि एप्लीकेशन लिखने वाले को मदद करे टू टेक स्टेप्स टू नेगोशिएट एंड क्लियर ऑल सच ड्यूज टू द इन्वेस्टर, यानी कि वो एजेंसी इस कंपनी की मदद करे ताकि वो लोगों का पैसा लौटा सके, उनका जो अमाउंट है वो सेटल कर सके। ठीक है, सभी का टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो उतनी उनकी मदद करे एजेंसी लोगों का पैसा वापस दिलवाने में, ताकि कंपनी पैसा वापस देने के लिए स्टेप्स ले सके। द पिटिशनर हैज़ ऑल्सो प्रेड दैट द एजेंसी सो, और ये कहा गया है पिटिशनर ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो एजेंसी ही बेशक एक ये अमाउंट डिसाइड करे कि लोगों को कितना पैसा लगा हुआ है, और बेशक से वो कोर्ट के सुपरविजन में वो पैसा वापस करने की प्रक्रिया में कंपनी की मदद करे। कि वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोर्ट के सुपरविजन में पैसा वापस होगा, वो एजेंसी कंपनी की मदद करे कि कंपनी लोगों से बातचीत करके उनका सेटलमेंट कर सके और
वो कोर्ट की निगरानी में हो। ऐसा ये इसमें रिक्वेस्ट की गई है कोर्ट को कि वो एजेंसी चाहे तो खुद पैसा दे दे एसेट्स को लिक्विडेट करके, या कंपनी की मदद करे कि वो लोगों से बात करके और वो स्टेप्स ले सके लोगों का पैसा लौटाने के लिए। ठीक है जी। That in view of the interstate character, the large number of FIRs and civil nature of the complaints, the issue arising in the caption writ petition preferred by the petitioner herein are similar to those arising in the following matters which are currently pending before this honorable court and in which bail has been granted to the petitioners। यहाँ फिर बेल वर्ड आया दोस्तों, अब इसको ध्यान से पढ़ना है। दैट इन व्यू ऑफ द इंटरस्टेट कैरेक्टर, द लार्ज नंबर ऑफ FIRs एंड सिविल नेचर ऑफ कंप्लेंट्स, द इश्यूज अराइजिंग इन द कैप्शन रीड पिटीशन प्रेफर्ड बाय द पिटिशनर herein are similar to those arising in the following matters which are currently pending before this honorable court and in which bail has been granted to the petitioner therein by this honorable court। यानी कि ये कहा गया है कि इसी प्रकार के बहुत सारे मुकदमे इसी कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जिनको ऑलरेडी इस प्रकार से बेल वो ले भी चुके हैं। यहाँ भी दोस्तों अपने लिए बेल नहीं मांगी है, ध्यान रखना। उन लोगों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऐसे काम करके बेल ले ली है, लेकिन इन्होंने अभी तक बेल अपने लिए नहीं मांगी है। ये कहा है कि इसी प्रकार के और भी केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जिनमें वो बेल भी ले चुके हैं, परंतु इन्होंने अब तक बेल नहीं मांगी है। और उनके नाम बताए गए हैं, विहान है, विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड है, पंकज अधलक्खा है, सुरेंद्र सिंह अलग है और सतिंदर सिंह भसीन है। ये सब लोग ऐसे ही काम करके इसी प्रकार के केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो बेल भी ले चुके हैं, परंतु अभी तक इन्होंने बेल नहीं मांगी है। इन्होंने अभी तक यही कहा है कि लोगों का पैसा जल्द से जल्द वापस दिलवाए, जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल हो, लोगों को जल्दी से न्याय मिले, एक जगह पर सारे केस इकट्ठे हो जाएं ताकि सारे इन्वेस्टर मिलके एक जगह पर केस लड़ सकें और उस केस को स्पीडी ट्रायल कराया जाए ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल सके, उनका पैसा जल्दी मिल सके। That the present supplemental affidavit is filed bona fide and in the interest of justice and the same may be read as part of parcel of the captioned writ petition। और ये verification verified at Delhi on the 10th April 2020। the content of the above affidavit लो जी खत्म हो गया। ठीक है, ये तो दोस्तों आप मुझे इसमें बताइए कि वो कह रहे हैं कि लोगों का पैसा जल्दी मिल जाए, स्पीडी ट्रायल हो जाए, सभी लोग इकट्ठे होकर एक जगह केस लड़ सकें। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 36 जगह ना तो वो केस वो लड़ पाएंगे सही ढंग से और ना आपका जल्दी फैसला हो पाएगा। अगर एक जगह पर सारे केस लड़े जाएंगे तो ये फैसला स्पीडी ट्रायल के थ्रू जल्दी हो जाएगा, लोगों को जल्दी न्याय मिल पाएगा। आपने देखा है इसमें उन्होंने कहा है कि वो सभी का पैसा देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे भी एक स्टैम्प पेपर 2000 का साइन करके दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सभी का पैसा देना चाहते हैं। अब चूंकि ये कोर्ट का पेपर है तो इसमें सिर्फ उनके लिए कहा जा सकता है जिसमें जिन्होंने FIR कर रखी है, परंतु जो स्टैम्प पेपर उन्होंने लिख के दिया उसमें ऑलरेडी उन्होंने कहा है किसी ने FIR कर रखी हो, क्योंकि जिस कोर्ट के अंदर तो उन लोगों का नाम भी नहीं लिया जा सकता जिन्होंने FIR नहीं कर रखी है, परंतु उन्होंने स्टैम्प पेपर लिख के दिया है कि वो सभी का पैसा देना चाहते हैं, चाहे किसी ने FIR की है या किसी ने FIR नहीं की है या किसी ने कैश में पैसा दिया है या किसी ने NEFT के थ्रू दिया है, किसी भी प्रकार से। दोस्तों मुझे इसके अंदर कहीं से भी पहले शब्द से आखिरी शब्द तक इस एप्लीकेशन लिखने वाले की मंशा में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। इसमें तो बेल मांगी ही नहीं गई है, ये तो
पिटीशन इसमें अर्जेंट में लगाया गया, ये अर्जेंट पिटीशन लगाई गई है कि भाई ये जल्दी काम हो। मैं दिखाता हूं आपको, इसमें अर्जेंट लिखा हुआ, देखो मैं दिखाता हूं, ठीक है जी। अर्जेंट पिटीशन थी ये, मैं दिखाता हूं, शायद कहीं लिखा हुआ था अर्जेंट भी, ठीक है जी। शायद कहीं पढ़ा था मैंने अर्जेंट, पता नहीं कहीं होगा बीच में। खैर मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस पूरी पिटीशन के अंदर आपको कहीं भी ये नजर आया कि वो बेल मांग रहे हैं अपने लिए, या ये नजर आया कि वो ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे होकर के केस लड़ पाएं ताकि ये केस जल्दी सुलझ सके, लोगों को जल्दी पैसा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे ये कोर्ट किसी एक एजेंसी को भी ये केस सौंप दे, वो जल्द से जल्द कार्रवाई करके और लोगों का पैसा जल्दी से लौटा सके, लोगों को जल्दी से पैसा मिल सके, लोगों को जल्दी से न्याय मिल सके। चाहे वो एसेट्स को लिक्विडेट करके दें या कंपनी को मदद करें कि वो उन लोगों से बातचीत करके और उन लोगों का पैसा वापस करने में मदद करें उनकी। तो दोस्तों इसमें कहाँ ये है कि उन्होंने अपनी बेल मांगी है। ये बड़े ही शर्म की बात है कि कुछ लोग कहीं बीच में एक बेल शब्द पढ़ लेते हैं और वो कहते हैं बेल रिजेक्ट हो गई, बेल रिजेक्ट हो गई। उन मूर्खों को, 7वीं पास को ये नहीं पता है कि क्या रिट पिटीशन है क्या नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, क्या करना चाहिए। बड़े ही शर्म की बात है कि दरअसल ये जो रिजेक्ट हुई है ना, रिजेक्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जी आप हाई कोर्ट में जाइए, ठीक है। अब दोस्तों हाई कोर्ट हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, यानी कि वो केस सारे इकट्ठे नहीं हो सकते। केस इकट्ठे होने का जो फायदा सब इन्वेस्टर्स को मिल सकता था कि ये एक जगह पर केस चलता और जल्दी से जल्दी इसका नतीजा निकल जाता, क्योंकि जब ये 36 जगह पर चलेगा तो ये रेंगेगा कि सालों साल निकल जाएंगे, और एक जगह पर हो तो स्पीडी ट्रायल से बहुत जल्दी न्याय मिल सकता था। मैं ये कहूंगा कि ये जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर नहीं की, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। ये इन्वेस्टर्स का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था कि ये रिट पिटीशन कंसीडर नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट ये रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेता और एक जगह पर केस चलता, चाहे वो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करती या कोई भी एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेशन करती, जो भी कोर्ट जिसको भी ये जांच सौंपता वो एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करती और जल्दी से न्याय लोगों को मिल जाता, जल्दी लोगों को पैसा मिल जाता। क्योंकि उन्होंने तो बोला है चाहे लिक्विडेट करके दो, चाहे कंपनी को ये परमिशन दो या हेल्प करो कि भाई वो लोगों से बात करके उनका पैसा उनको वापस कर सके। तो इसमें कहाँ गलत बोला गया है, कहाँ इसमें आप लोगों को ऐसा लगता है कि संजय भाटी जी लोगों का पैसा नहीं देना चाहते, नहीं लौटाना चाहते। मैंने आपको कहा था कि मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में बोला है कि मैं लोगों का पैसा देना चाहता हूं। ये आपके सामने है, इसमें कहाँ उनकी गलत मंशा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब उन्होंने बोला था कि मैं संभाल लूंगा, मुझे 100 दिन दे दो, उस समय पर भी किसी ने उनको डायरेक्टर बनाया नहीं। आज तक वो कहते हैं मुझे डायरेक्टर बनाओ, मैं सब कुछ संभालूंगा। दोस्तों ये हमारा दुर्भाग्य, ये इन्वेस्टर्स का दुर्भाग्य रहा है कि ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर नहीं हुई, वरना बहुत जल्दी न्याय हम सबको मिल जाता। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एम्पल पावर्स हैं, वो कुछ भी, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है।
बल्कि हम लोगों का, हम इन्वेस्टर्स का ये फर्ज बन जाता है, इस केस को जल्दी से निपटाने के लिए हम सब का ये फर्ज बन जाता है कि हम इन्वेस्टर्स की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाएं सुप्रीम कोर्ट में कि जी इन सब केसेस को एक जगह कर दो और इसका स्पीडी ट्रायल कर दो। ये अलग अलग स्टेट्स में सारे केस ना बिखरे रहें। वो जो मूर्ख है वो तो कहता है जी दिल्ली हाई कोर्ट में आ जाओ, पैसा मिल जाएगा। अरे उसकी ज्यूरिडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जिसका पूरे देश पर राज है। बाकी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनका उनके स्टेट्स के अंदर चलता है, सुप्रीम कोर्ट का पूरे देश में चलता है। तो पूरे देश के केस एक जगह हो सकते हैं और उन सब का फैसला स्पीडी ट्रायल में एक बार में हो सकता है। तो मैं सभी इन्वेस्टरों से, बल्कि इन्वेस्टरों का फर्ज बन जाता है कि वो अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाएं सुप्रीम कोर्ट में कि जी इन सब केसेस को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में ले लो और इसका स्पीडी ट्रायल कर दो। जब देने वाला देने को राजी है, जब देने वाला देना चाहता है, तो फिर हम क्यों ना लें, क्यों ना लें हम जल्दी से, क्यों जल्दी से हमें न्याय ना मिले। जब देने वाला कहता है यार मैं देने के लिए तैयार हूं, सबको देने के लिए तैयार हूं, तो फिर अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो क्या हम सब का फर्ज नहीं बनता कि अगर देने वाला देना चाहता है तो हम भी उसकी मदद करें उसको देने में, कि ला भाई दे दे, उसमें जो भी अड़चन आ रही है हम उन अड़चनों को दूर करें। अगर ये यहां से रिजेक्ट हो गई है, अभी बोल दिया हाई कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट जाने का मतलब है कि अलग अलग स्टेट्स में चलेगा, तो उसमें हमें न्याय नहीं मिलेगा जल्दी। ये हम सबका फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम सब इकट्ठे होकर जाएं, वहां कहें कि सर हमारा केस एक जगह कर दो और हमें एक जगह से ही स्पीडी ट्रायल से ये निपटा दो इस केस को, या फिर उस एजेंसी को ये परमिशन दी जाए कि वो लिक्विडेट जल्द से जल्द कर सके। अगर वो एक जगह पर होगी तो ये जल्दी हो जाएगा, लिक्विडेट भी हो जाएगी। अब 36 एजेंसीज होंगी, जैसे कि मान लीजिए केरल वाले कहेंगे जी हम लिक्विडेट करेंगे, महाराष्ट्र वाले कहेंगे जी हम लिक्विडेट करेंगे, यूपी वाले कहेंगे जी हम लिक्विडेट करेंगे, राजस्थान वाले कहेंगे हम लिक्विडेट करेंगे। अरे किसको मिलेगी संपत्ति, कौन लिक्विडेट करेगा? यही फैसला होने में मुद्दत लग जाएगी, सालों साल निकल जाएंगे। तो कौन बेचेगा सामान, कौन पैसा देगा? राजस्थान वाले बेचेंगे कि केरल वाले बेचेंगे कि महाराष्ट्र वाले बेचेंगे कि एमपी वाले लिक्विडेट करेंगे, हाँ जी, कि उत्तराखंड वाले लिक्विडेट करेंगे कि हरियाणा वाले लिक्विडेट करेंगे? कौन लिक्विडेट करेगा, कौन पैसा देगा? अगर ये एक सेंट्रलाइज होकर सुप्रीम कोर्ट में आ जाती, जैसे कि ये रिक्वेस्ट की गई थी पिटीशन के अंदर, तो दोस्तों एक एजेंसी होती, वही लिक्विडेट कर सकती थी, वही सबका पैसा दे सकती थी, और लिक्विडेट करने की भी नौबत नहीं आती। वो कंपनी के साथ में मिलकर के लोगों से नेगोशिएट करके, लोगों से बातचीत करके और उनको पैसा देने के लिए तैयार थे। तो ये कुल मिला के इन्वेस्टर्स के लिए एक काला दिन था, एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन था कि ये बात कंसीडर नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि सभी इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर के सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाओ कि भाई हमारा केस इकट्ठा कर दिया जाए, सेंट्रलाइज कर दिया जाए, कलेक्टिव कर दिया जाए और एक जांच एजेंसी को काम दे दिया जाए। क्योंकि जांच एजेंसी भी अलग अलग होंगी, तो कौन लिक्विडेट करेगा? एसआईटी करेगी कि ईडी करेगी कि कोई और एजेंसी बैठा दी जाएगी वो करेगी? को एक एजेंसी को दे दे, खत्म कहानी, भाई लिक्विडेट करो और काम करो, या कंपनी को ये परमिशन दो कि भाई आप इन्वेस्टर से बात करके उनका पैसा लौटा दो। ये सबसे बढ़िया और सबसे जल्दी होने वाला तरीका था, परंतु इस बात को नहीं माना गया। इसलिए मैं ये कहता हूं, कुछ मूर्खों को ये नहीं पता कि कौन सी खुशी वाली बात है। कुछ मूर्खों को ये बड़ी खुशी हो रही थी कि ये रिट पिटीशन हाई कोर्ट में कंसीडर नहीं की गई। उन मूर्खों को ये ही नहीं पता कि क्या खुश होने वाली बात है और क्या दुखी होने वाली बात है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही काला दिन रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, एक बड़ी हार हुई है इन्वेस्टरों की, एक बड़ी मुसीबत से जूझना पड़ेगा अब इस कारण से, अगर इन्वेस्टर्स इकट्ठे होकर ये एप्लीकेशन एक नहीं लगाते सुप्रीम कोर्ट में। तो इन्वेस्टर्स की तरफ से भी लगाई जा सकती है कि सर हमारा सेंट्रलाइज कर दिया जाए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना दोस्तों, चीजों को समझना पड़ेगा,
चीज़ों को सॉल्व करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज सालों साल निकल जाएंगे और हम कोर्ट के धक्के खाते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि राजस्थान वाले कहेंगे भैया हम बेचेंगे, केरल वाले कहेंगे हम बेचेंगे। ये एक मतलब बंदर बांट हो जाएगी और कोई नहीं बेचेगा और किसी को पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी था ये सेंट्रलाइज हो जाता, ये एक जगह आ जाता और स्पीडी ट्रायल में चल जाता। खैर क्या कहूँ मैं, कुछ लोग खुश हो रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि ये केस सुलझे, लोगों को पैसा मिले, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनके पैसा आना बंद हो जाएगा। वो तो चाहते हैं कि ये केस कभी ख़त्म ही ना हो, ये चलता रहे, उन लोगों से पैसा लूटते रहे वो, इसलिए वो खुश होते हैं। उनको ये नहीं पता कि साला बेल एप्लीकेशन क्या होती है और इन्वेस्टर्स के फायदे वाली चीज़ क्या होती है। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो लोगों को खुद तो जानते नहीं, खुद तो 7वीं पास हैं, खुद तो पता ही नहीं है साला क्या चीज़ कैसे है, हर चीज़ गलत तरीके से करना, हर चीज़ गलत, बल्कि वो सही चीज़ को भी नहीं पहचान पाते कि ये सही है। खैर क्या बोलें, चलिए दूसरी बात पे चलते हैं, ईडी की कार्रवाई। ईडी की कार्रवाई दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव कार्रवाई हो रही है, बहुत ही अच्छी कार्रवाई हो रही है। इवन कंपनी भी यही चाहती है, इवन इन्वेस्टर भी यही चाहता है। आप उन फ्रेंचाइजी होल्डर्स के लिए सोचो जिनके पास बाइकें खड़ी हैं और उनका किराया चल रहा है, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया महीना उनके सर के ऊपर किराया चल रहा है। अब ना तो वो बाइक वहां से उठा सकते हैं, ना बेच सकते हैं, उनकी रखवाली और करनी पड़ती है। लेकिन अगर ईडी जाती है, ईडी अगर उठा के लाती है, तो ना तो वो किराए वाला बोल सकता है कि ला भाई किराया दे दे पहले फिर उठा के ले जाना। फ्रेंचाइजी की कम से कम रखवाली की ड्यूटी तो खत्म। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कंपनी के एसेट्स अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वो लिक्विडेट करने में भी आसानी होगी, उनको बेच करके इन लोगों का पैसा निकलना भी आसान हो जाएगा। अगर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह पर कहीं 100, कहीं 50, कहीं 20, कहीं 150 बाइकें पड़ी रहेंगी तो वो कैसे लिक्विडेट की जाएंगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्रवाई हुई है जिससे इन्वेस्टर्स को ही फायदा है और फ्रेंचाइजी होल्डर्स को भी फायदा है कि उनके सर से बला टली। अब किराएदार उनसे पैसा नहीं मांगेगा, वो मकान मालिक उनसे पैसा नहीं मांगेगा जिसकी जमीन होगी। क्यों? वो कहेगा भैया बाइकें दे मेरी, बाइकें ईडी ले गई तो ईडी वालों से पैसे मांग लेता भाई, ठीक है ना। कुल मिला के फ्रेंचाइजी वालों की जान छूट गई, क्योंकि कंपनी कल को खुद भी तो कह सकती थी लाओ जी बाइक, है ना, इसलिए उनकी रखवाली भी करनी पड़ रही थी। अच्छा हुआ ईडी ने उठा ली, क्योंकि एक जगह इकट्ठी तो हो जाएंगी, कम से कम एसेट्स कंपनी के एक जगह इकट्ठे तो हो जाएंगे जो बिखरे पड़े हैं। वो कंपनी के और इन्वेस्टर्स के सभी के फायदे वाली चीज है। अब आते हैं दोस्तों गर्वित वेलफेयर सोसाइटी। गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के लिए कुछ मूर्ख लोग ये बोल रहे हैं कि ये संजय भाटी जी के द्वारा बनाई गई थी अपने काले धन को सफेद करने के लिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उन मूर्खों की इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैंने इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर वीडियो में दिखाया था, साफ तौर पे उसको पढ़ के बताया था। दोबारा बता देता हूं, GBN 09470/2018-19, ठीक है जी। उन मूर्खों की ये क्षमता भी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन से इस सोसाइटी की डिटेल्स निकाल सकें कि किसने बनाई है, ये इन्वेस्टर्स ने बनाई है कि संजय भाटी जी ने बनाई है। मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि ये कंपनी के बंद होने के महीनों बाद बनी है। ये सोसाइटी इन्वेस्टर्स ने बनाई है, कंपनी से पैसा लेने के लिए बनाई है, ठीक है। और मैं आपको बहुत जल्दी इसी सोसाइटी के थ्रू कंपनी से पैसा वापस दिलवा के दिखाऊंगा।
इस सोसाइटी के थ्रू संजय भाटी जी ने एग्रीमेंट्स किए हैं कि वो इस सोसाइटी के थ्रू पैसा देंगे। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट के थ्रू मिलेगा। अब अगर इन्वेस्टर्स एक एप्लीकेशन लगा देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो गया हाई कोर्ट्स के होने की वजह से। मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं दिखाऊंगा कि कहाँ उन्होंने लिख के दिया है। और दोस्तों, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी लिख के दिया हुआ है कि वो लोगों का पैसा वापस देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को ये समझना होगा, ये जानना होगा कि क्या उस इंसान की नीयत में फ़र्क है। क्या वो इंसान पैसा नहीं देना चाहता? अगर वो पैसा नहीं देना चाहता होता तो वो सुप्रीम कोर्ट, जो इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसमें लिख के दे देता क्या कि मैं लोगों का पैसा देना चाहता हूं। दोस्तों, समझो इस चीज को। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि उस इंसान को किसी ने डायरेक्टर ही नहीं बनने दिया। कहीं कहीं से तो ऐसी बातें उठ के आई कि डायरेक्टर बनने के लिए भैया 100 करोड़ लूंगा। वो इन्वेस्टरों का पैसा है। अगर वो चाहता तो 100 करोड़ फेंक सकता था उसके सामने, लेकिन उसने कहा नहीं, ये इन्वेस्टरों का पैसा है, तुमने पहले भी लूट लिया और नहीं दूंगा। वो डायरेक्टर नहीं, इसी वजह से नहीं बन पाया। लेकिन और एक बात मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर बनने के लिए उन डायरेक्टरों के साइन तो जरूरी हैं जो करंट में डायरेक्टर हैं, परंतु एक तरीका और भी है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मैंने शेयर होल्डर्स की लिस्ट भी एक बार आप लोगों के सामने लेके आया था, जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स बना रखा है, उनके नाम पे शेयर्स। वो 2018 की लिस्ट थी जो 31 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी। यानी कि कंपनी पहले से ही सभी को शेयर होल्डर बनाती है, सभी को शेयर देती है। तो दोस्तों, एक तरीका और है कि अगर ये डायरेक्टर जो अभी करंट में है वो संजय भाटी जी को डायरेक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, तो एक तरीका और भी है कि जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं वो मिलकर के एक जनरल बॉडी मीटिंग कर सकते हैं और उस जनरल बॉडी मीटिंग के द्वारा वो संजय भाटी जी को वापस डायरेक्टर बना सकते हैं। ये मैं हकीकत बता रहा हूं दोस्तों कि जिस दिन आप लोगों ने मिलके एक जनरल बॉडी मीटिंग करके अगर संजय भाटी जी को डायरेक्टर बना देते हो तो ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी, लोगों का पैसा मिलना और आसान हो जाएगा। आप उस बेवकूफ़ ठग की बात में मत आना। मैं बता रहा हूं, कहीं से कहीं तक भी संजय भाटी जी की नीयत में फ़र्क नहीं है। संजय भाटी जी लोगों का पैसा देना चाहते हैं, अदरवाइज वो सुप्रीम कोर्ट में लिख के नहीं देते, समझ लेना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जनरल बॉडी मीटिंग करके संजय भाटी जी को डायरेक्टर अपॉइंट करो, क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर्स में, कंपनी के शेयर होल्डर्स में वो ताकत होती है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकें, क्योंकि ये इस कंपनी के प्रमोटर हैं, इनके पास शेयर्स हैं, ठीक है। मोर देन 50% शेयर्स इनके पास हैं। जिसके पास मोर देन 50% मोर देन शेयर्स होते हैं उसको जनरल बॉडी मीटिंग करके वो कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, परंतु उसमें जनरल बॉडी मीटिंग यानी कि इन्वेस्टर्स की मर्जी होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स की मर्जी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आप लोग सब लोग मिल करके उनको डायरेक्टर बनाओ, फिर देखो कितनी जल्दी आप लोगों का पैसा आपको वापस मिलता है। आप लोग समझ नहीं रहे हो इस चीज़ को। आप लोग उन बेवकूफ़ लोगों की बातों में आ रहे हो जो ये कभी चाहते नहीं कि ये केस सुलझे और आपको पैसा मिले, समझे जी। दोस्तों, इस चीज़ को समझ लो कि आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग अपना पैसा जल्द वापस लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग सब मिलजुल करके सुप्रीम कोर्ट में उस ठग के जरिए मत जाना, ये ध्यान रख लेना। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपकी ऐसी उल्टी सीधी रिट पिटीशन लगा देगा कि आप याद रखोगे।
ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। उस बेवकूफ इंसान के पल्ले मत पड़ जाना, मैं बता रहा हूं, समझे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो संजय भाटी जी को डायरेक्टर बनाना चाहता है वो कमेंट में लिखे कि हाँ मैं डायरेक्टर बनाना चाहता हूं। दोस्तों, डायरेक्टर बनते ही बहुत जल्दी पैसा वापस आ जाएगा, ये समझ लेना, ठीक है। कमेंट्स में लिखना हाँ मैं डायरेक्टर बनाना चाहता हूं संजय भाटी जी को, जनरल बॉडी मीटिंग के जरिए, ठीक है। दोस्तों, चीज की बारीकियों को समझो। एक इंसान जो सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दे रहा है कि मैं पैसा देना चाहता हूं, उसकी नीयत में फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को। बड़ी अजीब बात है, आप लोग ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंस गए हो जो व्यक्ति कहलाने के ही लायक नहीं है। आप लोग चीजों को समझो, खुद अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, मैंने कहा था मैं बाइक बोट टैक्सी यूनियन की भी बात करूंगा। दोस्तों, आज 10 जून है, आज ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी की बरसी भी है। 10 जून से इन्होंने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में अपना धरना प्रदर्शन शुरू करके ये यूनियन शुरू की थी, जब ये रजिस्टर्ड भी नहीं थी। तो आज इसकी बरसी भी है। दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूं क्या किया इन्होंने 1 साल में, कहां ले जाके छोड़ दिया इन्वेस्टर्स को। क्या 100 दिन में पैसे दिलवा रहे थे, 5-5 लाख रुपया ये मुआवजा दिलवा रहे थे, फिर 180 दिन में दिलवा रहे थे। ये फोन कर करके लोगों को बोलते थे बस आप 1000 रुपया दे दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है आप नहीं आ सकते, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेगी आपके लिए यूनियन करेगी, और 180 दिन में आपको डबल पैसा दिलवाएगी, 5 लाख रुपए अंतरिम राहत राशि दिलवाएगी। क्या हुआ दोस्तों उन वादों का? मूर्ख बनाने का काम किया आप लोगों को। कभी पार्लियामेंट का घेराव कर रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। लोगों के पिछवाड़े पिटवा दिए इस मूर्ख ने। खुद तो छुप के दूर खड़ा हो जाता था और लोगों को डंडे पड़वा देता था। ये किया है इस गंदे गंदे इंसान ने। क्या बोल, इसको दूसरे लोग तो ठग नजर आते हैं, दलाल नजर आते हैं, ठीक है, सच बोलने वाले, क्योंकि उनसे इसकी दुकानदारी बंद होती है, ठीक है ना। खुद अनपढ़ गंवार है, इसको पढ़ना नहीं आता क्या चीज क्या लिखी है, उसका मतलब क्या है जी। कभी गृह मंत्रालय जा रहा है, कभी ईओडब्ल्यू जा रहा है, कभी प्रधानमंत्री गृह का आवास का घेराव कर रहा है, कभी पार्लियामेंट का घेराव कर रहा है, कभी पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव कर रहा है जी, कभी जंतर मंतर पे धुनी रमा रहा है। किया क्या है 1 साल में इस बेवकूफ इंसान ने? लास्ट में 1 साल बाद जाकर के सिविल पिटीशन लगा दी अपनी हाई कोर्ट में, और उसमें इतना मूर्खतापूर्ण काम कर दिया। कहता है जी कर्णपाल ने तो साइन नहीं किए, इन्वेस्टर को पता है जी कर्णपाल ने साइन नहीं किए। अबे गधे, अगर कर्णपाल ने साइन नहीं किए और इन्वेस्टर्स ने फिर भी वो चेक लगाए, पहले तो आप लिख देते को इन्वेस्टर को पता चल गया कि कर्णपाल ने साइन नहीं किए, और फिर भी वो इन्वेस्टर चेक को पास होने के लिए लगा रहे हैं। इसका मतलब इन्वेस्टर को ये पता है कि ये साइन कर्णपाल के लिए, फिर भी उसको चेक कैश करवाना चाहते हैं, यानी कि 420 कर रहे हैं, यानी कि ये इन्वेस्टर्स पे 420 का केस भी लगवाना चाहता है। दोस्तों, इस वास्तव में दलाल यही है। इसने कर्णपाल को बचाने के लिए वीरेंद्र मलिक के जरिए 1.5 करोड़ रुपया ले लिया, ठीक है, और ये लिख दिया कि साइन कर्णपाल का नहीं है, ताकि जैसे ही कोर्ट ये कहेगा, कोर्ट में ये कहा जाएगा कि इन्वेस्टर्स की तरफ से ये कहा जाएगा कि ये साइन कर्णपाल के नहीं, कर्णपाल को तुरंत बेल मिल जाएगी, तुरंत बेल मिल जाएगी। जो बेल मांग नहीं रहा, जिसने आज तक बेल नहीं मांगी, दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये क्या कर रहा है। इसने ये संजय भाटी की बेल, संजय भाटी की बेल, संजय भाटी की बेल चिल्ला चिल्ला के
लोगों को इतना मूर्ख बना के रखा है कि दूसरी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाने देता ये, और दूसरे लोगों से पैसा ले लेके और उनकी बेल हो रही है। मैं बताता हूं, संजय गोयल की बेल 340 नंबर एफआईआर में 28 मई को हो गई। ठीक है, सॉरी, पुष्पेंद्र की बेल 340 नंबर में 28 मई को हो गई। संजय गोयल की बेल 206 नंबर में 28 मई को हो गई। समझे जी? पुष्पेंद्र राजेश भारद्वाज की बेल 340 नंबर एफआईआर में 4 मई को हो गई। ठीक है, और बताता हूं, ललित कुमार की बेल 586 में 14 नवंबर को ही हो गई थी। ठीक है जी। विशाल कुमार की 711 नंबर एफआईआर में 30 मई को हो गई थी। ठीक है जी। और बताता हूं, संजय गोयल की बेल 340 नंबर एफआईआर में 29 मई को हो गई थी। ठीक है जी। संजय गोयल की बेल 357 नंबर एफआईआर में 4 जून को अभी हुई है। ठीक है जी। संजय गोयल की बेल 361 नंबर में 5 जून को हुई है। संजय गोयल की बेल 362 नंबर एफआईआर में 5 जून को हुई। दोस्तों, लिस्ट लंबी है। ये लोगों से पैसा लेता है सिर्फ इन्वेस्टर्स का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स का ध्यान ही ना जाए। बस संजय भाटी का राग अलापता रहता है। ये संजय भाटी ने तो आज तक बेल मांगी ही नहीं, पूरी पेटिशन पढ़ के सुना दी। वो तो अगले ये कह रहे हैं कि लोगों को पैसा जल्दी मिल जाए। ये आप लोगों को सिर्फ मूर्ख बना करके सिर्फ अपनी जेब गरम कर रहा है ये। और चलो, मैं एक बात और पूछता हूं इस गधे से, इस बलात्कारी इंसान से मैं एक बात पूछता हूं कि संजय भाटी के बेल से तुझे प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, होनी भी चाहिए प्रॉब्लम, लेकिन क्यों है प्रॉब्लम? तू खुद एक बलात्कारी होकर के 376 के केस में एंटीसिपेटरी बेल लेके आता है। एंटीसिपेटरी बेल जानते हो दोस्तों, 376 में कितना पैसा लग गया होगा इसका? ये पैसा क्या इसके बाप का था? नहीं, ये आप लोगों का पैसा था, जो इस हरामजादे ने एक लड़की का बलात्कार करके अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए वहां पे लगा दिया पैसा। मना कर दे, तेरी औकात है तो मना कर दे कि तू एंटीसिपेटरी बेल पर नहीं है। मैं तेरे सारे प्रूफ दिखाता हूं कि तू एंटीसिपेटरी बेल पे है या नहीं है। वो लड़की गरीब थी, तूने पैसा चढ़ाया दुनिया भर का। वो पैसा तेरे बाप का नहीं था, वो इन्वेस्टर्स का पैसा था, जिसको तूने एक साल में पागल बना के रख दिया है। 100 दिन में पैसा दिलवा दूंगा, 180 दिन में पैसा दिलवा दूंगा। एक साल आज बरसी है तेरी यूनियन की। ठीक है, बता दे तूने क्या किया है। तूने बलात्कार किए हैं लड़कियों के। ठीक है, 2-2 केस तेरे ऊपर बलात्कार के चले हैं। ठीक है, और अब भी तू बेल के ऊपर है बलात्कार के केस में, जबकि 376 में बलात्कार में बेल नहीं मिलती है। लेकिन ये बंदा एंटीसिपेटरी बेल लेके, खुद बलात्कारी होके एंटीसिपेटरी बेल लेके आता है, और दूसरे अगर बेल की बात करते हैं तो इसको मिर्चें लगती हैं। मतलब खुद करे तो सब कुछ सही, दूसरा करे तो सब गलत। अबे दूसरे ने तो किसी ने बेल मांगी भी नहीं है, तू क्यों लिया एंटीसिपेटरी बेल? तू इतना सच्चा था तो तू अंदर रह के लड़के दिखाता। तेरी औकात नहीं थी अंदर रह के लड़ने की। जो तूने इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा किया ना, जो तू लोगों को बता रहा है हमने तो सस्ता सा वकील कर लिया, आपने तो सस्ता सा वकील कर लिया, सस्ता सा वकील करके तूने लुटिया डुबो दी इन्वेस्टर्स की। ऐसी रिट बनवा के तूने इन्वेस्टर्स की लुटिया डुबो दी कि कर्णपाल के साइन नहीं है। ठीक है, और वो पैसा इन्वेस्टर से इकट्ठा किया और एंटीसिपेटरी बेल में लगा दिया। साले अगर बलात्कार करने की हिम्मत थी तो जेल भी जाने की हिम्मत रखता। दोस्तों समझ लो,
ये बलात्कारी इंसान आपको ऐसी जगह पर ले जा करके छोड़ रहा है जहां न घर के रह रहे हो न घाट के रहोगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। मैंने आपके सामने सारे प्रूफ रख दिए, पूरी रिट पिटीशन आपको पढ़ा दी है। जो ये चिल्ला रहा है कि जमानत याचिका खारिज हो गई, जरा इसको पढ़ के दोबारा बता देना कहां पे बेल मांगी गई है। दोस्तों, ऐसे मूर्ख इंसानों के चंगुल से बाहर निकलो। बल्कि मैं तो कहता हूं इस इंसान के ऊपर एफआईआर करो कि तूने 180 दिन में पैसा दिलवाना था, नहीं दिलवाया, पैसा दे, पैसा दे हमारा, नहीं तो हमारा 1000 रुपया वापस कर। हर इंसान इससे अपना 1000 रुपया वापस मांगे, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं देखता हूं कितनी बड़ी औकात है इसकी। और मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से इसने पैसा इकट्ठा किया है अपने अकाउंट में या अपने साथियों के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, यही होती है अनियमित जमा योजना। तो इसके ऊपर, इसके खुद के ऊपर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू होता है। इसकी एफआईआर करो, इसको इसकी औकात पता चल जाएगी। इसको कहो 180 दिन से ऊपर हो गए, तूने 180 दिन का वादा किया था, या तो पैसा दे हमारा 5 लाख रुपया अंतरिम राहत राशि दिलवा। अब क्या कहता है? अब कहता है 2 लाख इकट्ठे हो जाओ लोग, 2 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ, तुरंत पैसा मिल जाएगा। अबे 2 लाख लोगों ने अगर इकट्ठा होना होता तो तेरे को पैसा के किस लिए, नाचे गाए के लिए दिया था क्या? हैं? तू क्या समझता है? दुनिया को बेवकूफ बना लेगा तू? शर्म आनी चाहिए तेरे को। तू जिन फौजियों के नाम पर पैसा लूट रहा है ना, वो फौजी बेचारे आ नहीं सकते, नहीं तो तेरे को गोली मार दें। इतना गलत काम कर रहा है तू, और उन फौजियों के नाम पे लूट रहा है, और उनके पैसे को बलात्कार के जुर्म से बचने के लिए यूज कर रहा है तू। तेरे को शर्म आनी चाहिए। वो फौजी जो देश की रक्षा कर रहे हैं, तू उनके नाम का फायदा उठा करके अय्याशी कर रहा है। नालायक, गधे, क्या कहूं मैं तेरे को? तुझे तो, अरे अपनी इज्जत का तो तुझे खैर ख्याल है ही नहीं। तूने तो इन देश के फौजियों की इज्जत भी खराब कर दी, उनका पैसे को ऐसे गंदी जगह पर यूज करके। क्या बोलूं मैं तेरे को? तेरे पास ना तो कोई क्षमता, न तू पढ़ा लिखा, न तेरे को अकल, सिर्फ ठगी आती है तेरे को, सिर्फ ठगी। चैलेंज कर रहा हूं मैं, 10 मिनट मेरे सामने आके खड़ा होके बहस कर ले, तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा। तू सिर्फ ठगी में माहिर है, ठगी में। यहां तू 1000-1000 रुपया ले रहा है बाइक बोट वालों से, तू शाइन सिटी वालों से यूपी में 3-3 हजार रुपए पर बंदा ले रहा है। तेरी तो दुकानदारी है ये, लोगों को ठगने की। आज तेरी यूनियन की बरसी है, 1 साल हो गए, बरसी है आज। बता दे क्या किया, दिलवा दिया क्या लोगों को पैसा? बाज आजा, बाज आजा, नहीं तो ऐसी जगह काल कोठरी में जाएगा कि जहां से तुझे सूरज की किरणें नहीं देखने को नसीब होंगी। ये मैं तुझे बार बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं। तू मुझे ठग और दलाल बता रहा है? तू खुद अपने गिरेबान में झांक के देख, ठगी किसने की है, कौन कर रहा है दलाली, कौन पैसे ले ले करके लोगों को बचाने का काम कर रहा है। मैं सच के रास्ते पे चलता हूं, इन्वेस्टर्स का पैसा आना चाहिए, मैं उसके लिए काम करता हूं। मैं तेरी तरह से लोगों से सौदे नहीं करता हूं, बचाने के लिए लोगों को। समझ गया? जिस दिन तू इस चीज को समझ पाएगा ना, उस दिन तू आके पैर पकड़ेगा मेरे। एक दिन तूने गुलामी स्वीकार की थी, मुझे याद है तुझे वो दिन, तूने मेरी गुलामी स्वीकार की थी और तू मुझे मालिक बोलता था।
दिखाऊं तेरी चैट दिखाऊं जिसमें मालिक बोलता था? तूने तो गुलामों वाले काम भी नहीं किए, तू तो उसमें भी गद्दारी कर गया। तेरे तो खून में ही गद्दारी है, तेरी रगों में बेईमानी बह रही है, लोगों को जो ठग रहा है तू। क्या बोलूं मैं तेरे लिए? तू तो ऐसा है ही नहीं जिसके लिए बोला जाए। तेरा तो नाम लेने से मुंह गंदा हो जाता है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो लंबी होती जा रही है, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं मैं इसको। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, इस ठग से, इस बेईमान से बचो और अपना पैसा लेने के लिए संजय भाटी जी की मदद करो। वो आपका पैसा देना चाहते हैं, आप उनकी मदद करो। ठीक है? मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक तो सब इकट्ठे होके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हो कि हमारा सबका केस इकट्ठा करके एक जगह लड़ा जाए। ठीक है? दूसरा, एक जनरल बॉडी मीटिंग करके संजय भाटी जी को डायरेक्टर बना सकते हो, ताकि जल्द से जल्द पैसा मिल सके। बाकी आप लोग समझदार हो कि इस बहरूपिये के, इस पाजी की बातों में आना है या असलियत जान करके सही चीज करनी है। अरे वो पैसा देना चाहता है, उसकी मदद तो करो, पैसा लेने में तो मदद करो। बाकी आप लोग सब समझदार हो, आपकी मर्जी है। चाहे इस वीडियो के कमेंट्स के ऊपर खूब गालियां लिख देना, दलाल बोल देना, ठग बोल देना, जो मर्जी बोल देना, लेकिन मैं सच बात बोलता हूं, सच की राह पे चलता हूं और सच ही बोलता हूं। और अंत में चलते चलते मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं, सभी व्यूअर से, कि सच की राह पर जो भी वीडियो होगा उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं, सभी प्रश्नों के लिए। परंतु यदि कहीं किसी और चैनल के ऊपर कोई मेरा ऑडियो वीडियो कोई भी अपलोड करता है तो उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। मैं किसी और चैनल पर सुनी गई किसी भी ऑडियो वीडियो के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हूं। और मैं अपने सभी यूट्यूबर्स को बोल देना चाहता हूं, भाइयों को, कि मेरी न तो ऑडियो न वीडियो न अपने चैनल पर न पोस्ट करें न रिपोस्ट करें, अदरवाइज मैं उन यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा। इसलिए मेरे ऑडियो वीडियो को पोस्ट या रिपोस्ट ना करें। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको सच्ची लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल सच की राह को सब्सक्राइब करें। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, डंके की चोट पर बोलूंगा दोस्तों। ठीक है? चलिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।